हेलो नमस्कार साथियों, सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड 2024 के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स, जो कि आपका 450 प्लस तक के लक्ष्य को पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे ताकि सभी लोग 450 के पार जा सके। तो फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास जो 2024 में 12th एग्जाम देने जा रहे हैं। साथियों, आज हम पहला चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी है। सबसे पहले हम जो भी बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए पहला चैप्टर से लेके आए हैं। पहला चैप्टर नंबर 1 से आज हम बात करेंगे और टोटल इस क्रैश कोर्स में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूरे निचोड़ जो है आपकी किताब के वो मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करें साथियों। लाइक जितना आप करेंगे उतना हमें मोटिवेट मिलता है और मैं आगे की क्लास आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए और शुरू करते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। चलिए बताइए, बिल्कुल भी टाइम गंवाएंगे नहीं क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही कम समय है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल पे। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में। और आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। बाह्य फल भित्ति यानी बाहरी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फलवती या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। आपको बता दें, ये क्या हुआ, बाहरी भित्ति हो गया। इसी में मैं ले लेता हूँ ये क्या हो गया, मध्य फल भित्ति। और मैं ये ले लेता हूँ इस कलर से, क्या इस कलर से ले लेता हूँ। चलिए, ये क्या हो गया, आंतरिक आंतरिक फल भित्ति हो गया। तो आप लोग समझिए, आम के खाने वाला भाग कौन होता है। बाहरी भाग से हम क्या करते हैं, ये बाहरी भाग जो है इसे क्या करते हैं हम लोग उतार देते हैं और जिसे हम छिलका कहते हैं इसको हटा देते हैं। और बीच वाले जो भाग है इसे हम खाते हैं। किसे कहते हैं, खाते हैं। इसे क्या करते हैं, खाते हैं। और लास्ट वाला जो इसका होता है वो बज्जर भाग होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। जी हाँ, कठोर ये भाग होता है जिसे हम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है, ध्यान दीजिए, मध्य फलविती है। कौन सा है, मध्य फलविती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। आम के खाने वाले भाग कौन सा है, मध्य फलविती है। सभी का राइट है। आप लोग पूरी तरह से समझ गए एकदम बिल्कुल। चाहे तो आप यहाँ पे ये इसका ऐसे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं समझाने वाली बात यहाँ पे करूंगा। तो पहला सवाल का आंसर यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइनली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। जी हाँ, अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। समसूत्री विभाजन होता है, बताइए समसूत्री विभाजन किसमें होता है। फटाफट जवाब देंगे आप लोग, समसूत्री विभाजन किसमें होता है। कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन की बात करते हैं। समसूत्री विभाजन कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग वो समझिए। जी हाँ, समसूत्री विभाजन कहने का मतलब है अगर ये एन है और ये दो भागों में टूटा है तो एन में भी एन ही रहेगा और इसमें भी एन ही रहेगा। कहने का मतलब क्या, इसमें मान लीजिए आपके 5 गुणसूत्र है तो इसमें भी 5 ही रहेंगे और इसमें भी 5 ही रहेंगे, यानी समान मात्रा में विभाजन हुआ, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, समसूत्री विभाजन कहते हैं। समझ रहे हैं, बायोलॉजी में आपको ये पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाया गया होगा। तो समसूत्री विभाजन आप लोग समझ गए। तो ये कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है, कायिक कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या इसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका में बिल्कुल भी नहीं होता, इसे आप ध्यान रखिएगा। जनन कोशिका तो डायरेक्ट क्या करती है, जनन करती है, तो उसमें विभाजन की कोई बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चले। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि एकदम राइट है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। ये सवाल का जवाब सभी स्टूडेंट को चाहिए क्योंकि वीवीआई सवाल है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। 2024 में ये सवाल आपके एग्जाम में आके रहेगा। चाहे तो आप जितना स्टार मार्क इससे पर लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100%, जी हाँ 100% आपके एग्जाम में टकराने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी की क्लास लगातार आपकी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर आ रहा है। साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोलोकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं।
क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ क्या होता है, बिना निषेचन की फल बनने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के सर कैसे फल बन सकता है, यानी निषेचन हुआ नहीं और फल बन गया, तो ये क्या होता है, पार्थेनोकार्पी में होता है, ऑप्शन नंबर बी में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चौथा सवाल आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, आंतरिक निषेचन नहीं होता है किसमें, बताइए। जी हाँ, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, आंतरिक निषेचन नहीं होता, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक निषेचन कहने का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर निषेचन होना, शरीर के अंदर निषेचन। तो इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो मेढक में नहीं होता है, इसे आप याद रखिएगा। मेढक क्या करता है साथियों, ये बाहर निषेचन करता है। मान लीजिए क्या है, पानी है बहुत सारा और इसमें ये मेढक है। मेढक क्या करता है, यहाँ पे आपस में जो इसके स्पर्म होते हैं वो बाहर निकालते हैं और बाहर में निषेचन होता है, जो कि मेढक में होता है। आप इसे याद रखिएगा। मेढक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेढक। आंतरिक निषेचन की बात की है, नहीं होता है की बात की है, याद रखिएगा। तो मेढक में क्या होता है, बाहरी निषेचन होता है। क्या होता है, बाहरी निषेचन। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, बताइए। कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं है। द्विविखंडन की बात की है, ध्यान से देखिएगा। द्विविखंडन कहने का मतलब सबसे पहले होता क्या है, आप लोग यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कोई जीव है और जीव आपस में क्या किया, ये तीर का निशान है, थोड़ा मैं इसे और रफली बनाता हूँ। ये मान लीजिए कोई जीव है, क्या है, जीव है, और ये यहाँ पे क्या किया, ये दो भागों में आपस में विभक्त हो गया और फिर से एक नए जीव की निर्माण यहाँ पे कर लिया। तो द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है। तो आप लोग समझिए, जब भी कोई जीव जनन करता है तो उसके लिए या तो वो अकेले जनन कर लेता है, जैसे ये किया द्विविखंडन प्रकार का, या अलग जीव और मिलते हैं यहाँ पे और आपस में स्पर्म निकालते और फिर वो एक नए जीव का निर्माण करते, तो लैंगिक जनन हो गया। तो यहाँ पे द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। जी हाँ, एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। समझ रहे हैं। तो क्रैश कोर्स को आपको क्रैश कोर्स करने से यही फायदा होगा कि टोटल के टोटल आपका रिवाइज हो जाएगा। जो भी सवाल के माध्यम से जो भी आपके टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिया गया है 12th के, वो सभी क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, तो आपको ये सवाल क्लियर हो गया। द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमने बता रहा था कि क्रैश कोर्स करने से आपको फायदा क्या होगा, तो टोटल के टोटल आपके लाइन टू बाय लाइन जो भी किताब में दिया गया है सभी रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग डेली, जी हाँ, डेली आप क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन चल रहा है साथियों अभी आपके इस यूट्यूब चैनल पे, मॉडल पेपर की भी सोल्यूशन आप लोग कीजिए। अभी मात्र एक मॉडल सेट किया गया है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग लगातार बने रहिए इस चैनल पे और आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टॉपर्स नोट से सभी सवाल कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो द्विविखंडन की बात कर रहे थे हम लोग, क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है साथियों। और ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बी आई है, इसे आप याद रखिए। क्लियर है, 5 नंबर सवाल। आगे चलिए अगला सवाल को देखिए। इनमें से कौन अंडज है, बताइए। इनमें से कौन अंडज है, इसका जवाब बच्चा बच्चा को आना चाहिए कि अंडज इनमें से कौन है। एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो गाय की बात करते हैं तो ये अंडा बिल्कुल भी नहीं देता, ये क्या देता है, बच्चा देता है, इसे आप याद रखिएगा। कंगारू भी नहीं देता, ये भी बच्चा देता है। एकिडना की बात करते हैं यहाँ पे, एकिडना जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एकिडना इनमें से क्या है, एक प्रकार का अंडज है। जी हाँ, एक प्रकार का क्या है, अंडज है, इसे आप याद रखिए। 6 नंबर सवाल का जवाब एकदम क्लियर है। कौन अंडज है, तो एकिडना एक प्रकार का अंडज है। अंडज कहने का मतलब जो अंडा देता है, जैसे हो गया मुर्गी। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलिए अगला सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 7 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, बताइए। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार कौन पुष्पित होता है, बांस, आम, तार, इनमें से कोई नहीं। पूरे जीवन की बात की है, यानी जब से वो पैदा हुआ और उसकी मृत्यु अवस्था तक। जी हाँ, मृत्यु अवस्था तक, याद रखिए। इसी को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में जीवों में जन्म में दिया गया यही है। तो पूरे जीवन काल में यानी पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित कौन होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा। जी हाँ, बांस होता है, जिसका उम्र लगभग 50 से 100 वर्ष होता है। इसे आप याद रखिएगा, इसका ये क्या है, उम्र सीमा है।
तो ये बांस में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। पूरे जीवन काल की बात करते हैं, सिर्फ एक ही बार ये पुष्प निकलता है, उसके बाद या तो हम इसे काट देते हैं या खुद बूढ़ा हो जाता है, यानी इसकी जीवन क्षमता घट जाती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित की बात की है और आपको यहाँ पे पता होगा कि द्विगुणित आखिर क्या क्या होता है। चलिए हम कुछ बता देते हैं। एन जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एन से सूचित करते हैं। कुछ भी है, जैसे मैथ में हम इसे एक से सूचित करते हैं, दो से, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी की भाषा में हम इसे एन से सूचित करते हैं। एन को क्या कहते हैं? एन को अगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुणित। एन को क्या कहते हैं? अगुणित। अगर इसी में 2n हो गया, इसे क्या कहते हैं? द्विगुणित। इसे क्या कहते हैं? द्विगुणित। लेकिन अगर यहाँ पे 3n हो गया तो इसे त्रिगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगुणित। यानी जैसे थर्ड ऐसे और गुणित लिख सकते हैं, त्रिगुणित। तो भ्रूण पोष जो होता है आपके यहाँ चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, भ्रूण पोष आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, वो क्या होता है? 3n होता है। इसे आप याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की अभी बात हो रही है, तो द्विगुणित की बात हो रही है। द्विगुणित यानी 2n, इनमें से कौन है? द्विगुणित कहने का मतलब हम लोग क्या है? द्विगुणित है। हम लोगों में कितना है? 46 गुणसूत्र है टोटल। 23 हमारे माता से आए हैं और 23 कहाँ से आए हैं? पिता से आए हैं। 23 और 23 मिलकर टोटल कितना हो गया? 46 हो गया। समझ रहे हैं? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। टोटल के टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और मेल और फीमेल से आते हैं। मेल में 23, फीमेल में 23, टोटल मिलकर 46। तो ये परागन की बात करते हैं। मान लीजिए अंडज आया नहीं और परागन है, तो परागन सिर्फ क्या है? 23 है। जैसे हम में मानिए, जैसे मनुष्य में मानिए तो 23 हो गया, लेकिन परागकण में कुछ और गुणसूत्र होता होगा, तो हम इसे 23 न लिख के डायरेक्ट एन लिख देते हैं। चलिए परागन क्या हो जाएगा? एन हो गया। अंडज भी क्या है? एन है, क्योंकि इसके पास शुक्राणु तो आया नहीं। ए और बी हो ही नहीं सकता, ए और बी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। लेकिन युग्मनज की बात करते हैं। युग्मनज कब बोलते हैं हम? एन अवस्था को हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। मान लीजिए मेल है और इसकी ये गैमेट निकला, तो इसे एन बोलते हैं, तो ये युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक। युग्मक कहलाता है। और मान लीजिए ये भी फीमेल है और इसे भी एन निकला, तो ये भी युग्मक कहलाता है। लेकिन आपस में जब ये मिल जाता है और 2n हो जाता है, तो इसे युग्मनज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ये द्विगुणित अवस्था होती है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है? द्विगुणित है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। सभी बच्चे को, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब ना मजा आएगा जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल की बात की है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल या इनमें से सभी? तो यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग खा जाते हैं। रटे हुए रहते कि लीची का खाया जाता है, जो कि ऊपरी भाग होती है। मान लीजिए लीची है और इसके ऊपरी एक पेरिकार्प होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसे फल के साथ में खा दिया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है? एक मिनट, चलिए। तो इसमें होता क्या है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ऊपर के भी हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो ये शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी में होता है जिसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। जी हाँ, पेरिकार्प, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पेरिकार्प बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, पेरिकार्प, बीज चोल को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? राइट है। चलिए अगला सवाल, 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर है, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किस में पाई जाती है बताइए? यानी समान युग्मक किस में पाया जाता है? सवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी में। तो सम युग्मकी की बात की है तो ये सिर्फ शैवाल में पाई जाती है। किसमें? शैवाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ये आपके लिए VVI सवाल है, चाहे तो आप इसे 10 स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 10 नंबर सवाल सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो आगे चले, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि अंड पर्जक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। अंड पर्जक की बात की है, ध्यान से देखेंगे। अंड पर्जक निम्नलिखित में से कौन है? सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है या इनमें से सभी? अंड पर्जक इनमें से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट है, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? अंड पर्जक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने था और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सर्प भी है, मगरमच्छ भी है और मुर्गी भी है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेन कहते हैं।
11 नंबर सवाल क्लियर है। आगे चलिए अगला सवाल को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 12वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल कौन है इसे बताइए। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। कौन सत्य फल है? सत्य फल कहने का मतलब क्या होता है? जो अंडाशय से बनता है उसको सत्य फल कहते हैं। तो सेब है, नाशपाती है, काजूला है या नारियल है? तो यहाँ पे नारियल जो होता है वो क्या होता है? सत्य फल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। झूठा फल की बात करते हैं। झूठा फल ये तीनों होता है। क्या? झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की बात करेगा जब, तो सेब, नाशपाती और काजूला आ जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डायरेक्ट आप वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये बहुत सादा सिंपल सा सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। फिर से मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलिया में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा जनन की बात की है तो सिर्फ ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन का मतलब क्या होता है आप लोग यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये कोई पौधा है और यहाँ से एक छोटी छोटी कलिका निकली। यहाँ से क्या निकली? एक छोटी छोटी कलिका निकली और ये आपस में ये यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। मान लीजिए यहाँ से टूट गया और भूमि में गिरा और भूमि में गिरने के बाद ये फिर से नए पौधे के निर्माण कर दिया। इसी को क्या कहते हैं? मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। और ये जो निकला इसी को मुकुलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इसे याद रखिएगा। और ये ईस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोगों को क्रैश कोर्स का फायदा पूरी तरह से दिख रहा होगा क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल्स में हम चल रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं ले रहे हैं। तो एक चैप्टर का एक दिन में, जी एक चैप्टर का एक दिन में आपको रिवीजन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारे विषय को मैं लाता रहूंगा टाइम बाई टाइम। तो मुकुलन द्वारा जनन क्लियर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? जैसा कि इसका व्याख्या हम कर चुके थे मिथ्या फल की। और ये मिथ्या फल कहने का मतलब झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। इंग्लिश में जो हम बताया था मिथ्या फल। तो कौन सा इसमें मिथ्या फल है? बताइए। सेब है, आम है, केला है। झूठा फल कौन सा है? झूठा फल इसलिए कहते हैं कि वो अंडाशय के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर जो डंठल लगी रहती है उसके साथ ये पुष्पासन होता है। ये भी क्या होता है, सेब में आप जब देखेंगे तो उसका पुष्पासन अंदर चल जाता है। जी हाँ, ये पुष्पासन जो होता है ये अंदर की ओर यहाँ से यहाँ ऐसे बाहर निकली हुई रहती है, जिसे आप बेस्ट बोलते हैं। और उसे आप क्या करते हैं, बीच में से चारों तरफ से क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं और बीच से बीग देते हैं। तो ये सेब में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। मिथ्या फल सेब को कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें से इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जी हाँ, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। तो ये अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में। अमीबा का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। कोई भी उसका शेप नहीं होता है। जैसे जैसे बना दीजिए इस प्रकार का अमीबा होता है। और उसमें क्या होता है? द्विविखंडन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है कि जेम्यूल बनते हैं। जेम्यूल कहाँ पे बनते हैं? बताइए। आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा 16 नंबर सवाल। और 16 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि जम्यूल बनता है हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो जम्यूल की बात करते हैं तो सिर्फ ये स्पंज में बनता है। किसमें? स्पंज में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, स्पंज में। जम्यूल किसमें बनता है? स्पंज में। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बीवीआई सवाल है ये, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। 2024 में फिर से ये आने की संभावना है। 17 नंबर सवाल है कि लीची के का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ये तो मैं बता दिया हूँ पहले ही, और इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग देंगे। तो लीची के खाए जाने वाला भाग बता ही देते हैं, क्या होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, बीज चोल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। बीज चोल इसलिए कहते हैं खाए जाने वाला भाग। ये क्या होता है इसकी
मोटी भित्ती होती है जिसे तो हम खाते हैं, लेकिन ऊपर से जो बीज चोल होता है उसे भी हम खा जाते हैं। और इससे भी ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता है, छिलका जिसे हम उतार कर बिक देते हैं। क्लियर है। 18 नंबर सवाल पर चलिए, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। आप लिख के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, यहीं से सवाल आपके एग्जाम में 100% टकराएगा, इसका गारंटी स्टडी विथ रवि लेता है, आप लिख के रख लीजिए। तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मनवात, असंगजनन, अनिषेक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अनिषेक जनन जो है ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के कहने का मतलब, मान लीजिए ये अंड है और ये स्पर्म है, तो स्पर्म और अंड का निषेचन हुआ नहीं लेकिन फल का निर्माण हो गया, तो इस प्रक्रिया को बिना निषेचन या अनिषेक जनन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। 19 नंबर सवाल को देखिए मेरे भाई, 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। तो सही का चुनाव कैसे करेंगे? स्पंजो का जूस्पर्म होता है, पेनिसिलियम का जेम्यूल्स होता है, या शैवाल की कोनोडिया, या हाइड्रा की कलिका? बताइए, सही की चुनाव करना है। तो सही का चुनाव यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। हाइड्रा की क्या होती है? बर्ड होती है, कलिका होती है। हाइड्रा में क्या होती है? कलिका। जैसे कि मैं बताया था, इस प्रकार का हाइड्रा मान लीजिए, और इसमें जो निकली हुई रहती है इसी को क्या कहते हैं? बर्ड यानी कलिका कहते हैं। 19 नंबर सवाल क्लियर है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि ईख यानी शुगर केन, ईख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन, कि ग्राफिट नहीं हो सकता, क्यों? वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होती है, ईख के पौधे कोमल होते हैं, या चोट से सहने के असमर्थ होते हैं। ऐसा सवाल आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने जा रहा है और एकदम फ्री में। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 नंबर सवाल हमने कर लिया है, और आपको कैसा लग रहा है सवाल आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो स्टूडेंट अपलोडेड वीडियो में देख रहे हैं, लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो लोग अपना जवाब, और जो भी मैं आंसर पूछ रहा हूँ उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग बाद में भी क्लास को देख रहे हैं। और एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा आप लोग फिर से देखें, क्योंकि दोबारा में आपको डायरेक्टली माइंड में घुस जाएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है, स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लियर है। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी हाँ क्लियर है। तो आगे चलिए, अगला सवाल 21 नंबर सवाल। जो लोग स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं उसे मैं बता दूं कि एक क्रैश कोर्स है 2024 के लिए, और क्रैश कोर्स का आज फर्स्ट क्लास है। क्या है? फर्स्ट क्लास है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब है, क्या होगा कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, या अगुणित हेप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है जीवों में जनन, तो जनन की बात ही पूरे चैप्टर में किया गया है। तो किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं निभा सकती इसलिए, या अगुणित हेप्लॉइड अवस्था बनाने हेतु? तो किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है, अगुणित अवस्था को बनाने हेतु। अगुणित अवस्था को बनाए रखता है, और अगुणित अवस्था बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगुणित से होता क्या है कि वेरिएशन में चेंजेज आते हैं, और वो पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण के साथ लड़ने में उसे आसानी होती है, और वो समझ सकते हैं किस प्रकार पृथ्वी पर रहा जा सकता है। इसलिए द्विगुणित अवस्था को बनाने रखने हेतु लैंगिक प्रजनन 99% आवश्यक है, जो हम लोग करते हैं। क्लियर है। अगला सवाल 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल है, पुदीन, जिसे आजकल गाने के माध्यम से पुदीना बोलते हैं, तो पुदीन कायिक प्रवर्धन किससे करता है? आपको यहाँ पर देख रहा होगा, पुदीन कायिक प्रवर्धन किससे करता है? बताइए। ऑप्शन है अंतःभूस्थारी शुक्र,
ऊपरी भूस्तरीय रनर, भूस्तरीय ऑफसेट या प्रकंद राइजोम। रनर का एग्जाम्पल दूब घास होता है। क्या होता है? दूब घास। दूब घास को आप लोग देखते हैं, यहाँ एक मान लीजिए दूब घास है, तो यहाँ से ऐसे ये उठता है, फिर यहाँ आ जाता है धरती पे। ये मान लीजिए धरती है, यहाँ से फिर निकलता है और फिर ये कर्व लेके यहाँ से ऐसे इस प्रकार वो बढ़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रनर बोलते हैं। और अंतःभूस्थारी कहने का मतलब, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से एक पौधा निकला हुआ है, लेकिन जड़ी से यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर नीचे से निकलेगा और ऊपर जाएगा, इसको अंतर्भूस्थारी बोलते हैं। भूअस्थारी का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट ऐसे ससरता है, ऐसे, इसको भूअस्थारी। प्रकंद राइजोम, इसको ये हल्दी और अदरक का एग्जाम्पल है, इसे आप याद रखिएगा। जी हाँ, हल्दी और अदरक, ये दो एग्जाम्पल आपसे बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये प्रकंद का एग्जाम्पल है। लेकिन अभी पुदीना की बात की है, मिंट की बात की है, तो इसमें कायिक प्रवर्धन अंतःभूस्थारी के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल, कुकुड़ डॉग का संभावित जीवन काल है। एक बार आप लोग एनसीईआरटी का, जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का सेकेंड या थर्ड पेज पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे का जीवन काल दिया गया है, वो जरूर आप लोग याद कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जीवन काल ही होता है। इससे आपसे एक सवाल बनते हैं हर एक साल, तो आप लोग इसे निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे और यही सवाल मान लीजिए कि आपके एग्जाम 2024 में निश्चित रूप से आने वाला है। तो एनसीईआरटी का जीवों में जन्म के सेकेंड या थर्ड में पूरे इसकी व्याख्या दिया गया है, आप लोग जरूर वहां पे देखें। तो आप लोग अगर देखे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष। कितना होता है? 20 वर्ष होता है। जी हाँ, 20 वर्ष होता है। चाहे तो आप इसे 15 से 20 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 भी आप इसे बोल सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। सभी बोर्ड एग्जाम हो, नेट के एग्जाम हो, कोई भी मेडिकल लाइन का एग्जाम हो, बायोलॉजी में जो भी आता है, सभी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। किसको? एनसीईआरटी। इसे आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिए। तो इसका 20 वर्ष था, ऑप्शन नंबर ए राइट था। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है आपसे कि शाख को वृंद पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष को फल किस पर निर्भर करता है? तो ये शाख पे ही निर्भर करता है, क्यों पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट आंसर देख के चलता हूँ आगे, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में मात्र 10% चांस लेके रख सकते हैं कि आएगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है उसका बात हम करेंगे। अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे मैं इसे समझा देता हूँ। अगुणित कोशिका के संलयन, मान लीजिए ये अगुणित है और ये भी अगुणित है। अगुणित का मतलब हमने समझाया था बायोलॉजी के माध्यम से, इसे एन बोलते हैं, इसे एन बोलते हैं। जब ये आपस में संलयन हो जाता है, संलयन के मतलब जुड़ जाना, इसे क्या बोलते हैं? संयुग्मन बोलते हैं। समान जाति के बीच युग्मन संयुग्मन कहलाता है। सिंपल भाषा में हम चलेंगे। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड के ऊपर से जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे समझाते हैं तो समझिए, तब जब आप पढ़ेंगे समझाने के बाद तो एनसीईआरटी आपको हलवा लगेगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है कि डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अगेव और एवं कैलेचो, बायोफिलिक एवं कैलेचो या एस्पर्मेगेमस या बायोफिलम, कैंसिथियम या अगेव। तो डैश की पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बायोफिलम और कैंचको जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः क्या होता है? आंसर भी आपको दिख गया होगा। रात में खिलने वाला फूल साधारणतः क्या होता है? हल्के होता है, छोटा होता है, चमकीला रंग वाला होता है, या
गच्छों में खिलता है, तो ये छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, जो रात में खिलता है। क्लियर है। 28 नंबर सवाल को देखिए, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है, बताइए। इसका जवाब बच्चा बच्चा को आना चाहिए। इसका आंसर इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के नहीं लाया है, ताकि आपको पता होना चाहिए। उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, या केंचुआ। उभयलिंगी कहने का मतलब आखिर होता क्या है, इसको पहले समझिए। उभयलिंगी कहने का मतलब होता है, मान लीजिए मेल में एक ही ना होता है लिंग जी, मेल होता है, और फीमेल में भी एक होता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, उभयलिंगी कहने का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं एक ही जीव में। जी हाँ, मान लीजिए ये कोई जीव है, ये क्या है, बॉक्स एक प्रकार का जीव है, इसमें क्या है, मेल भी है, मेल का जो लिंग होता है वो भी है, और फीमेल का भी है। तो इसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। और ये केंचुआ में पाया जाता है। कहाँ पे, केंचुआ में पाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगले क्लास में मैं फिगर भी लाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, ताकि और भी आपको मजा आए पढ़ने में। चाहे तो आप एनसीईआरटी अभी उघाड़ के रखे हैं, तो आप लोग इसे ओपन करके देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका फिगर आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये सवाल। अगला सवाल को देखिए, चलिए 29 नंबर, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना इनमें से कौन है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो इसका जवाब हमने पहले ही बता दिया है, द्विगुणित संरचना यानी युग्मनज है। एन और एन जब आपस में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। लेकिन जब ये एन अवस्था है, तो इसे डायरेक्ट हम युग्मक बोलते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। ये आपको माइंड में रहना चाहिए। 30 नंबर सवाल, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, या इनमें से सभी। यह जन्म से लेके कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप 0 साल के जब आप पैदा हुए, ये 0 साल के हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 100 वर्ष हो गया, और ये प्राकृतिक मृत्यु है, यानी आपको कोई बीच में एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ, और आप डायरेक्ट 100 वर्ष यानी आपका जीवन पूरा हो गया, और जब आप मर गए, उसी को क्या कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र, या जीवन काल, या कायिक अवस्था कहते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जीवन काल दिया गया है, और हाँ जीवन काल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। जीवन चक्र तो कहते हैं कि आप चल रहे हैं वहां से 0 से 100 वर्ष के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं, लेकिन यहाँ से आप पूरा कर लिए हैं, तो इसको जीवन काल कहते हैं, लेकिन जीवन चक्र बीच की अवधि को कहते हैं। कायिक अवस्था किसको कहते हैं, बुढ़ापा अवस्था को। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, आकारकीय एवं अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार रिपीट कर गया है। जी हाँ, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और 2024 के लिए आप इसे गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपसे क्या कि आकार की तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। सम क्लोन नहीं कहेंगे, जी हाँ, सम क्लोन यहाँ पे नहीं होगा, कॉस्मिड भी नहीं होगा, हाइब्रिड्स भी नहीं होगा, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है 31 नंबर। अगला सवाल, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो इसका जवाब हमने बता दिया था, द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। जितने भी आज सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है, और पूरी बुक से आपसे उठाया गया है। 33 नंबर, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, बताइए। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कलिका द्वारा, विखंडन, जेम्यूल, कोनिडिया। तो ये पेनिसिलियम में क्या होती है, कोनोडिया होती है। ये मान लीजिए कोई पेनिसिलियम है, और यहाँ से ऐसे निकली हुई रहती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनोडिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यही इसका क्या है, कोनोडिया है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल में। 34 नंबर सवाल को देखते हैं, मासिक चक्र किसमें होता है। आंसर भी आपको शायद इसका दिख गया है। तो मासिक चक्र किसमें होता है, इसका जवाब आप लोग देंगे, बंदर, कपी, मानव, इनमें से सभी। तो सभी है, ये मासिक चक्र का है। मानव, कपी, बंदर, इसमें क्या होती है, मंथली पीरियड आती है। क्लियर है।
जिन सभी को क्लियर होना चाहिए, सवाल क्लियर है तो आगे बढ़े। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, लगातार आप लोग बने हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग लगातार लास्ट तक बने हैं और शेयर आप लोग कर रहे हैं। तो बताइए 35 नंबर सवाल का जवाब, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रच साइकिल नहीं होता है? ऑस्ट्रच साइकिल किसमें नहीं होता है बताइए? गाय, भेड़, बंदर। तो यहाँ पर बंदर की बात की है, बंदर में ऑस्ट्रच साइकिल नहीं होता है। अगला सवाल 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? तो यहाँ पे द्विलिंगी नहीं है की बात की है, फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। फीता कृमि, जोंक और स्पंज ये क्या होती है? 2n होती है, लेकिन कुत्ता जो है एक लिंगी प्राणी है, इसे आप याद रखिएगा, ये n प्राणी है। अगला सवाल 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? बहुत प्रकार का युग्मक स्थानांतर होता है। पहला है हवा, दूसरा क्या है कीट के द्वारा, तीसरा क्या है जल के द्वारा, देख सकते हैं आप लोग घेंघा, घेंघा के द्वारा, घोंघा जिसे आप लोग कहते हैं, और हाथी के द्वारा। बहुत द्वारा होता है जो कि युग्मक स्थानांतर की प्रक्रिया है, लेकिन जल के द्वारा किसमें नहीं होता है? इसका जवाब आपको देना है, बताइए। सवाल ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो ट्रेडोफाइटा जो है इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ पे युग्मक स्थानांतर के लिए जल की अवस्था यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो तीन है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये जलीय पौधा है, वाटर के रहने वाला है और इसमें वाटर की आवश्यकता बिल्कुल होती है। अगला सवाल को देखिए, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण की विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? विवृप्यो, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस। तो भ्रूण की विकास की क्रिया को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे राइट है। अगला 39 नंबर सवाल, युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? सीनोगोमी कहते हैं, सीनोगोमी कहते हैं। किसी यहाँ पे गलत टाइपिंग है, सीनोगोमी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। फटाफट आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। 40 नंबर सवाल, इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? एकलिंगी नहीं है यानी द्विलिंगी है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही सवाल को दोबारा डाल दिया गया है फिर से। ये सवाल आपको करा दिया गया है पहले, लेकिन यहाँ पर फिर पूछ दिया। उसमें पूछा था कि कौन द्विलिंगी है, लेकिन यहाँ पूछ दिया कौन एकलिंगी नहीं है। तिलचट्टा की बात करते हैं, कुत्ता की बात करते हैं और गाय की बात करते हैं, ये एकलिंगी प्रजाति है। लेकिन यहाँ पे केंचुआ जो है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? एक प्रकार का द्विलिंगी प्रजाति है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज खाएंगे। हमें पता है कि 99% स्टूडेंट इसका जवाब गलत ही देते हैं पहले बार में, अगर आप लोग देखते हैं तो। यहाँ तक कि दूसरे बार में अगर आप देखते हैं तब भी आप इसका जवाब गलत बताएंगे। आप लोग 46 बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या पूछा है कि मानव में नहीं पूछा है, मानव युग्मक में पूछा है। तो मानव युग्मक में टोटल के टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं। कितना? 23। मानव युग्मक यानी मानव जो युग्मक रिलीज किया, यानी मेल जो स्पर्म रिलीज किया, तो इस स्पर्म में टोटल के टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं। 42 नंबर, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मछली, उभयचर, शैवाल या आवृतबीजी। बताइए फटाफट इसका जवाब कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है। तो यहाँ पे आवृतबीजी जो है, जी आवृतबीजी, जिसके ऊपर आवरण होता है उसी को आवृतबीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवृतबीजी तो इसका राइट ऑप्शन है, लेकिन जिसके ऊपर आवरण होता है उसको आवृतबीजी नहीं कहते। जिसके अंदर बीज होता है उसको आवृतबीजी कहते हैं, क्योंकि बीज ढका होता है आवरण से। इसे आप याद रखिएगा, असली डिफरेंशन इसका यही है। 43 नंबर को देखिए। 43 नंबर आपसे क्या पूछा गया कि निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? पेरिकार्प, पेरिकॉर्प, जो सॉरी पेरिस्पर्म, पेरिकॉर्प, टेस्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या होता है? पेरिकॉर्प विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, पेरिकॉर्प। 44 नंबर को देखिए, इनमें से कौन अंडज नहीं है? कौन अंड पर्जक नहीं है? सर्प यानी सांप, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो मानव क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, मानव क्या है? अंड पर्जक नहीं है, ये शिशु पर्जक है। 45 नंबर, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलता है? इसका जवाब हमने पहले ही बता दिया, बांस।
पूरे जीवन काल में, इनका जीवन काल टोटल के टोटल एनसीईआरटी में 50 से 100 वर्ष आपको दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। इनका जीवन काल होता है और एक क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है, एक बार, और उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे हम काट देते हैं। 46 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार नीला कुरिंजी, जी हाँ याद रखिएगा, नीला कुरिंजी ये एक प्रकार का क्या है, इसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है। इसका डाटा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग एक बार आपको इसका एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले। एक डाटा आपको वहाँ पे दिया गया होगा दिसंबर 2011 या 2008, जो कि अभी उसको मॉडिफाइड नहीं किया गया है, एडिट नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको वो है, नहीं तो उसको अपडेट करके अलग तारीख वहाँ पे आ गया होगा। चलिए 47 नंबर, प्रकंद एक क्या है, उदाहरण किसका है? तो प्रकंद एक किसका उदाहरण है? यहाँ पे अदरक का। इसका जवाब भी हमने पहले बता दिया था, राइजोम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं प्रकंद को। तो ये अदरक का उदाहरण है। 48 नंबर, कलिका रोपण कहलाता है? तो कलिका रोपण कायिक जनन कहलाता है। कली रोप देना कायिक जनन। मान लीजिए पौधा है, यहाँ से एक कली निकला, इसे हम काट के नीचे यहाँ से फिर से रोप दिए, तो ये कायिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में। 49 नंबर सवाल, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है साथियों? कोनोडिया के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, कोनोडिया। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर हमने इसमें नहीं लिख पाया है, तो आप लोग बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे, वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आंसर पता बिल्कुल चल रहा होगा। और आज का 50 मार लिए हैं, अर्धशतक हम लोग मारने जा रहे हैं 50 नंबर सवाल से, कि कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ये वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ठहरे हुए पानी में रहकर ऑक्सीजन खींचने के कार्य कौन करता है? जलकुंभी। इसे हम बंगाल के आतंक कहते हैं, टेररिस्ट ऑफ बंगाल। किसे? बंगाल के आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को, जिसके कारण मछलियां बहुत ज्यादा मर जाती है। ऑक्सीजन ये खींच लेता है और मछली को कुछ ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। 51 नंबर सवाल क्या है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। इसे गेमा कप होता है, कप नुमा ऐसे संरचना होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 52 नंबर है, एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? एक लिंगाश्रयी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। फटाफट चल रहे हैं ताकि क्रैश कोर्स में जो भी डिस्कशन था वो हमने क्वेश्चंस के माध्यम से ही करना था, तो जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है उसे हम लगातार करते जा रहे हैं, और जिसका नहीं करना है उसको डायरेक्ट आंसर देके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा। द्विनिषेचन का परिणाम सिंपल सी बात है, भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन का क्या फाइनल परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। जिसको ज्यादा फास्ट लग रहा है वो स्लो करके देखे, जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट करके देख ले। आप लोग, आपके पास सारी व्यवस्था आपके साथ आपके यूट्यूब पे है। 54 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, क्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साइकस में परागण होता है? साइकस में परागण होता है, बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये मैंने लिख दिया है, इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। 56 नंबर सवाल कि एंथेसिस की परिघटना स्थित है? तो ये पुष्प कलिका का खुलना। ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा मिसप्रिंट किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, इसे आप रॉन्ग क्वेश्चन माने। अगला सवाल पे देखते हैं। 57 नंबर सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वर्किंग फर्न जो है, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 58 नंबर और आज का लास्ट सवाल, आलू के कंद में आंखें होती है? ये तो साथियों वीवीआई है, लास्ट में आया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आलू के कंद में जो आंखें होती है किस प्रकार का उदाहरण है? कक्षस्थ कलिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। तो आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार अगर लास्ट तक बने रहें तो 450 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है स्टडी विथ रवि का। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सभी कॉन्सेप्ट और याद करने की ट्रिक के लिए रोज का सॉल्यूशन वीडियो देखना जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ पीडीएफ लिख के लिए आते हैं और पीडीएफ देख के चले जाते हैं, तो पीडीएफ से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, सॉल्यूशन वीडियो आपको जरूर देखना है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉपर्स नोट्स के लिए स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आज की क्लास का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही आपको दिया जाएगा।
तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। टोटल के टोटल 44 मिनट में हमने टोटल 60 प्रश्न कर लिए हैं। फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में अगले सवाल और जवाब के साथ, यानी सेकेंड चैप्टर के साथ। और अलग अलग तैयारी आपको कराया जा रहा है चैनल पे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और सभी प्रकार की तैयारी आपको कराया जा रहा है। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स, क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के बताएंगे, ताकि हमें मोटिवेट मिले। और अगला सवाल जवाब आपको यही लिखना है आपके कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।